बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी यानी हिंदी गद्य का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। मैं पिछले 2 वर्षों के बलिया विश्वविद्यालय के पेपर के जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी को उठाकर आज की क्लास हम करा रहे हैं। ठीक है, कल आपका बलिया विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है। मैं आपको बता दूँ, बलिया विश्वविद्यालय वाले, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले हो, फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हो, आपको जो है ये वीडियो आपको देखना है। एक इसकी जो है मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक महासंग्राम की क्लास मैंने कराई है। ठीक है, एक मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। वैसे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें मैंने जो 4 यूनिट तक कंप्लीट करा रखी हैं। आप चाहे तो उनको देख लो, या फिर ये मॉडल पेपर आपको देख के जाना है। और वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, जो प्लेलिस्ट है, उसके लास्ट में आपको एक मिलेगा जो है मॉडल पेपर, 16 मॉडल पेपर, उसको भी आपको देख के जाना है। ये 2 वीडियो यदि आप देख लोगे तो आपका जो है ये 75 नंबर का पूरा पेपर जो है इन्हीं से आपका सोल्व हो जाएगा। अन्य इससे बाहर कोई भी आपको जो है क्वेश्चन याद करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की जो है क्लास आपको मिल जाएंगी। चैप्टर्स क्लासें भी मैंने कराई हैं, मॉडल पेपर को भी मैंने सोल्व किया है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम से भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी क्लास करा रखी है। आप हमारे चैनल में जाइए, अपना जो भी सब्जेक्ट अपना चयन किए हो आप उसके अकॉर्डिंग जाकर अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग जो है फ्री में कीजिए। ठीक है, पेपर आपका बलिया विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा। ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं सेक्शन के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। पहला क्वेश्चन कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के आपको नाम लिखना है, और जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं इनके भी आपको जो है नाम बताना है। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की हम बात करें तो इनके जो है जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेम आश्रम, कायाकल्प, और इनका एक अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र। इसमें जो है इनके उपन्यासों में शामिल है। जो भारतीय समाज, खासकर जो ग्रामीण जीवन था, जो किसानों की समस्याएं थी, उनको ये दर्शाती हैं। इसीलिए उन्हें जो है उपन्यास सम्राट भी जो है कहा जाता है। मतलब जो है मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, ये जो ग्रामीण जो जीवन था, गांव का जो जीवन था, उस पर लिखा है। और वहाँ पर जो किसान रहते थे, उनकी जो समस्याएं थी, उनको उजागर करने का काम अपने उपन्यासों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने जो है किया है। ठीक है, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख हम रचनाओं की बात करें, इनका जो है जैसे कि इनका महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, और इनके हम कविताओं की बात करें तो जैसे कि आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, और महाराणा का जो है महत्व, करुणालय। और जो इनके नाटक की हम बात करते हैं, इन्होंने जो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट, तथा जो है कुछ कहानियां इन्होंने लिखी है जैसे कि आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया और प्रतिध्वनि आदि इसमें जो है शामिल है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य के छायावादी युग की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अब यहाँ से अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो कि दिया कि कहानी उपन्यास के बीच में क्या डिफरेंट है। निबंध की प्रमुख विशेषताओं को आपको बताना। निबंध क्या होता है इसको समझेंगे। फिर भारतेय हरिश्चंद्र जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले कहानी, उपन्यास होता क्या है इसको समझ लीजिए, फिर हम इसके बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंट है, इसको हम जो है बताएंगे। तो कहानी जो है संक्षिप्त होती है और जो है एक मुख्य घटना या भाव पर केंद्रित होती है, जबकि उपन्यास क्या है, एक लंबी इसमें कहानी होती है, कि एक विस्तृत इसमें जो है कह सकते हो वाक्यांश होता है, जिसमें जो है कई पात्र होते हैं, कई जो कथाएं होती है, और जीवन के बहुआयामी पहलुओं का जो है इसमें गहराई से चित्रण जो है किया जाता है। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कहानी क्या है, कहानी जो है छोटी होती है उपन्यास की तुलना में। इसके बीच में अंतर देखिएगा एग्जाम में बनता है। तो पहले आकार का इसमें अंतर है, जो कहानी होती है ये छोटी और जो संक्षिप्त होती है। हमने देखा होगा शॉर्ट स्टोरी भी होती हैं छोटी छोटी, लेकिन उपन्यास क्या है, उपन्यास जो है बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि उपन्यास में किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उसका लास्ट तक का जीवन, पूरा उसका चरित्र चित्रण इसमें दिखाया जाता है। इसीलिए उपन्यास थोड़ा सा लंबा होता है भैया कहानी की तुलना में। ये जो है बहुत ही बड़ा होता है, विस्तृत होता है उपन्यास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है जो मूवी देखते हो, तो मूवी को आप कहानी समझ सकते हो। मूवी क्या है, आप लोग मूवी देखते हो तो मूवी एक कहानी की भांति है, जबकि जो आप सीरियल देखते हो, सीरियल एक उपन्यास की जो है भांति है। अब ऐसे समझ सकते हो। फिर इसमें और अंतर दिया कि इसमें पात्र की बात करें तो कहानी में जो है क्योंकि कुछ ही पात्र होते हैं, कम इसमें सीमित पात्र होते हैं, जबकि उपन्यास में बहुत सारे पात्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद कथानक का,
तो कहानी में जो है एक ही कथानक या फिर जो है घटना होती है, जबकि उपन्यास में क्या है, उपन्यास में जो है एक मुख्य कथानक के साथ साथ कई सारी उपकथाएं भी इसमें जो है शामिल हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद विषय के अंतर की बात करें तो कहानी जो है जीवन के किसी एक अंश या घटना का चित्रण करती है, जबकि उपन्यास क्या है, उपन्यास संपूर्ण जीवन का चित्रण करती है। उसके बाद हम प्रभाव की बात करें, जो कहानी होती है ये कम समय में अधिक ये प्रभाव डालती है। जाहिर सी बात है कोई स्टोरी होगी कम, क्योंकि आज जो कि भाग दौड़ की जिंदगी है, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा लंबी जो है कहानी पसंद नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कोई स्टोरी 1 से 2 घंटे में जो खत्म हो जाएगी उसको व्यक्ति ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर मूवी जो है देखते हैं। तो ये जो है कम समय में जो कहानी होती है ज़्यादा अधिक जो प्रभाव डालती है, जबकि ये जो उपन्यास होता है ये धीरे धीरे गहराई से जो प्रभाव डालती है। उसके बाद पढ़ने का समय, तो इसमें जो कहानी होती है एक बैठक में पूरी हो सकती है, एक ही बार आप बैठकर आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन भैया जो उपन्यास होता है एक बैठक में पूरा नहीं किया जा सकता, उपन्यास बहुत ही लंबी होती है। तो इस तरह से इसके बीच में अंतर आपको लिखना है। अब यहाँ से निबंध क्या है इसको भी समझ लीजिए। निबंध जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नि प्लस बंध। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि निबंध का अर्थ हुआ कि बांधना या जो है अच्छी तरह से बंधा हुआ, अर्थात जो है वह गद्य रचना, मतलब जो है वह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी जो है विषय अनुकूल भाषा हो, अच्छी जो है उसमें शब्दों का प्रयोग हो और उसमें भाव हो, अच्छे विचारों को जो है क्रमबद्ध रूप से सुगुफित किया गया हो। ठीक है, जिससे जो व्यक्ति जब पढ़े उसको तो उसको आनंद आए, उसमें रुचि मिले, उसी को निबंध कहते हैं। ठीक है, यह जो है गद्य की एक प्रमुख विधा है। यह निबंध शब्द के निकटतम पर्यायवाची शब्द लेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव, आर्टिकल, कंपोजिशन, एसे और आलेख, ये जो है इसके कह सकते हो निकटतम शब्द है पर्यायवाची। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो है संपूर्ण जीवन परिचय क्या है इसको हम समझेंगे। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म जो है, इनका जो जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका जो निधन हुआ था 6 जनवरी 1885 को। ठीक है, और वे जो है एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक थे, जिन्होंने जो है कवि, नाटककार, निबंधकार, पत्रकार के रूप में जो हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने जो है सामाजिक सुधार, राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति पर केंद्रित लेखन से हिंदी को एक नए युग की शुरुआत की, जिसे भारतेंद्र युग के नाम से जो है जाना जाता है। अब यहाँ से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की जो है जो कि रचनाएं पूछता है एग्जाम में, तो इन्होंने जो है पहले नाटक लिखे, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती जय प्रताप। फिर इनकी जो है कविताओं की हम बात करें तो प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा, विनय प्रेम, पचासा। उसके बाद निबंध इनके हम बात करें तो निबंध और जो पत्रकारिता, तो इसमें जो है कवि वचन सुधा और हरीश चंद्र मैग्नीज, इनका जो है पत्रकारिता है इसमें शामिल है, जिन्होंने जो है हिंदी साहित्य में आधुनिकता, राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी। विशेषकर खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण जो है योगदान इन्होंने जो है दिया। उसके बाद यहाँ से देखिएगा आत्मकथा क्या है और जीवनी। ठीक है, इसके क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है भी समझ लीजिए। तो आत्मकथा क्या है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। आत्मकथा मतलब जो है स्वयं जो है लिखी अपनी जीवनी को, स्वयं जो है मान लो हम जो है अपने जीवन के बारे में हम लिख ले कि मैंने जो है मेरा जन्म कब हुआ, मैंने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो हम अपने जीवन के बारे में जो हम लिख ले जीवनी, उसी को भैया हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो है जब कोई लेखक या फिर कोई साहित्यकार या फिर कोई अन्य व्यक्ति कलात्मक या साहित्यिक तरीके से अपने स्वयं की जीवनी लिखता है तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा से अपेक्षा जो की जाती है उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक जो ईमानदारी से अपने जीवन की घटनाओं को उसमें जो है वर्णित करे, लिखे। ठीक है, अब जीवनी क्या है, जीवनी क्या है, आत्मकथा मैंने आपको बताया कि अपने जीवन के बारे में स्वयं आपको जब लिखोगे तो उसको आत्मकथा कहेंगे। अब जीवनी इसकी जो है जस्ट विपरीत है। मान लो हम जो है हम आपके जीवन के बारे में हम जीवनी लिख दे, आपके जीवन के बारे में हम लिख दे तो उसको भैया हम जीवनी कहेंगे। जीवनी क्या है, स्वयं नहीं लिखी जाती बल्कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखाई जाती है, उसी को हम जीवनी कहते हैं। तो जीवनी क्या है, आत्मकथा से थोड़ी सी भिन्न है। जीवनी को हम अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं और आत्मकथा जो है, आत्मकथा मैंने आपको बताया था कि लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जीवनी क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है। अर्थात व्यक्ति विशेष की घटनाओं का लिखा गया वर्णन जो है जीवनी है।
जीवनी जो है लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतती होती है, क्योंकि आत्मकथा की चूक को केवल लेखक ही पकड़ पाता है, पर जीवनी की चूक को बहुत से जो है लोग जान जाते हैं। जाहिर सी बात इसमें कहा गया है, मान लो देखो आत्मकथा जो होती है, आप आत्मकथा अपने जीवन के बारे में कुछ भी लिख दो, गलत सलत लिख दो, और कोई तो व्यक्ति ज़्यादा जान नहीं रहा है, लेकिन जो जीवनी होती है आप दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में जानकारी एकत्र करके ही लिखोगे, तो उसमें यदि थोड़ी सी भी गलती हुई, कोई व्यक्ति दूसरा जान रहा हो, तो उसमें जो है थोड़ी सी भी चूक जो है हो जाएगी। इसमें जो है जीवनी को जो है चूक को बहुत से लोग जान सकते हैं, मतलब थोड़ी सी भी गलती होगी तो लोग इसको जान सकते हैं। अब यहाँ से इसके बीच में डिफरेंट क्या है इसको समझ लीजिए। तो जीवनी में जो है रचनाकार और नायक जो है अलग अलग व्यक्ति होता है। जीवनी में क्या है, इसमें जिस व्यक्ति की जीवनी होती है और दूसरा व्यक्ति लिखने वाला होता है, जिसमें अलग अलग दोनों रहते हैं। जबकि आत्मकथा क्या है, इसमें जिसकी जीवन की कथा है और वही उसको लिखता है, एक ही व्यक्ति होता है इसमें। अगला इसमें अंतर है कि जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है, जबकि आत्मकथा जो है लेखक के स्वयं मूल्यांकन करके जो है लिखता है अपने जीवन की घटनाओं के बारे में। फिर है जीवनी जो है दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, जबकि आत्मकथा जो अपने ही जीवन की कहानी होती है। तो इस तरह से इसके बीच में अंतर आपको लिखना है। अब यहाँ से संस्मरण किसे कहते हैं और रेखा चित्र के बीच में अंतर क्या है भी समझाइए। तो संस्मरण क्या है, तो स्मृति के आधार पर, स्मृति मतलब होता है मेमोरी, मेमोरी के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को, मतलब जो है अपनी मेमोरी का प्रयोग करके, ठीक है, उसी के आधार पर किसी व्यक्ति पर या फिर किसी अन्य चीज पर लिखा गया जो लेख होता है, जो आर्टिकल होता है, उसी को भैया हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है, यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत जो है आता है। संस्मरण को जो है साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति भी जो है माना जा सकता है। इसमें यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई यात्री जो है कहीं घूमने गया, तो पहले भैया जो लेखक होते थे, अभी भी लेखक जो हैं जो कहीं घूमने जाते हैं, तो जो यात्रा के दौरान जहाँ पर घूमने गए हैं तो वहाँ के जो अनुभव है अपने डायरी में जो है लिखा करते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ से भ्रमण करके आए, फिर बाद में अपने जो है मेमोरी का प्रयोग करके उसकी घटनाओं के बारे में लिखा, इसी को हम संस्मरण कहते हैं। मतलब स्मृति के आधार पर, मेमोरी के आधार पर। ठीक है, और ऐसे जो है कार्यों को स्मारक निबंध भी जो है कहा जाता है। और जो है मोटे तौर पर संस्मरणों को जो है स्व विशेषता के तहत जो है लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण जो है आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर है। आत्मकथा के लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है अपनी जीवनी का वर्णन करना है। इसमें जो है कहानी का मुख्य पात्र लेखक जो है स्वयं है, लेखक का दृष्टिकोण जो है भिन्न होता है। अब यहाँ से रेखा चित्र जो है संस्मरण में के बीच में क्या डिफरेंट है इसको भी समझ लीजिए। जो है संस्मरण, रेखा चित्र जो है आत्मचरित्र, इन तीनों एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है इनका कि एक की सीमा दूसरे से कहा जा मिलती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, और संस्मरणात्मक जो है रेखा चित्र भी जो है मिलते हैं और रेखा चित्रात्मक जो है संस्मरण भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि महादेवी वर्मा के गद्य लेखन में कभी कभी या जो है नियत करना बहुत ही कठिन होता है कि उनकी जो है अमुक रचना रेखा चित्र है, संस्मरण है, या फिर दोनों में क्या अंतर है, ये करना कठिन होता है। रेखा चित्र में जहाँ चित्र को अधिक महत्व दिया जाता है। देखो रेखा चित्र जो होता है इसमें चित्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी स्टोरी, कोई कहानी दी जाती है तो इसमें चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। और जबकि जो है, ठीक है, हाँ, जबकि संस्मरण में जो है स्मृति को, संस्मरण जो होता है भैया अपनी मेमोरी के आधार पर किसी घटना को लिखा जाता है, इसमें मेमोरी को महत्व दिया जाता है। संस्मरण में जो है अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, रेखा चित्र में अतीत की जो है अनिवार्यता नहीं है। संस्मरण जो है लेखक निजी संबंधों एवं अनुभव को आधार बनाते हैं और रेखा चित्र में ऐसे आधार की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था इनके बीच में अंतर। अब यहाँ से हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास बताइए, हिंदी नाटक का उद्भव विकास बताइए। तो यहाँ से हम सभी को कराएंगे। सबसे पहले उपन्यास का अर्थ इसको समझेंगे, इसका उद्भव विकास। तो उपन्यास थे इति उपन्यास, अर्थात जो है जो सामने रखा जाए वह उपन्यास है। अब भैया क्या सामने रखा जाए अभी आगे हम बताते हैं आपको। अतः जो है उपन्यास शब्द का अर्थ है कि सामने रखना। उपन्यास जो है प्रसादम, अर्थात जो है किसी वस्तु को इस प्रकार संजो कर रखना जिससे जो है दूसरे उसे देखकर प्रसन्न हो
उसी को हम उपन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? उपन्यास। तो उपन्यास आपको जो है थोड़ा सा और भी समझ लीजिए, उपन्यास जो है ऐतिहासिक विधा है। यह क्या है? ऐतिहासिक विधा है। तो मतलब जो है इतिहास में, मतलब अतीत में ऐसी कोई घटना घटित हुई हो तो उसको जो है हम इस तरह के संजो कर रखें, इस तरह से उसको जो है व्यवस्थित करके रखें, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति जब उसको पढ़े तो वो जो है प्रसन्न हो जाए, तो उसी को हम उपन्यास कहते हैं। ठीक है, उपन्यास थे इति उपन्यास, मतलब जो है अतीत की ऐसी घटना को जो है हम ऐसे कह सकते हो प्रभावी ढंग से दूसरे के सामने रखें या फिर बुक के माध्यम से उसको जो हम प्रस्तुत करें, जिससे पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, मतलब जो उपन्यास प्रसादम, अर्थात जो किसी वस्तु को इस प्रकार सजा कर रखे जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति या फिर देखने वाला व्यक्ति क्या है, प्रसन्न हो, इसी को उपन्यास हम कहते हैं। किंतु जो है आधुनिक संदर्भ में, यहाँ से और भी लिखा हुआ है, किंतु आधुनिक संदर्भ में हिंदी का जो उपन्यास शब्द है यह अंग्रेजी के नवल शब्द का हिंदी पर्यायवाची बन गया है, तथा जो उपन्यास के लिए संस्कृत में नवल शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब इसको हम संस्कृत में नवल शब्द कहते हैं। अतः जो है कह सकते हैं कि अंग्रेजी का जो नवल शब्द है कहीं संस्कृत के नवल से उत्प्रेरित तो न हुआ हो, ऐसा जो है कहा जाता है, क्योंकि वैसे भी अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से जो है प्रभावित हुए हैं या फिर उससे जो है जन्म हुआ है उनका, फिर उससे जो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो यह था उपन्यास का उद्भव विकास। यहाँ से कुछ परिभाषाएं समझ लीजिए। तो यहाँ से सुप्रसिद्ध पश्चात विद्वान है, ठीक है, ये केवल उपन्यास को जो है मनोरंजन मात्र ही मानते हैं। देखो, उपन्यास का एक ऐसा समय था पहले कि लोग जो है इस पर जो है काफ़ी लोग इसको पढ़ते थे, इसकी संख्या काफ़ी थी पढ़ने वालों की। तो लेकिन यहाँ से पश्चात एक विद्वान है, ये जो है उपन्यास को केवल मनोरंजन मात्र ही मानते हैं। तो संभवतः जो है किसी समय उपन्यास का उद्देश्य ऐसा ही रहा हो, क्योंकि उपन्यास का समय धीरे धीरे बदलता रहता है, क्योंकि पहले के जो लोग थे हो सकता है उपन्यास ज़्यादा पसंद करते हो, तो हो सकता है उनका मनोरंजन का साधन हो सकता हो, क्योंकि समय जो कि बीतता जाता है तो लोगों की रुचियाँ भी जो है परिवर्तित होती जाती हैं। ठीक है, यहाँ से और भी बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जिन्होंने जो इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है, जैसे कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी। ये कहते हैं कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर, ये कहते हैं कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर, मतलब आज का युग क्या है, भाग दौड़ की जिंदगी है, किसी के पास भी इतना समय नहीं होता है कि हम लंबी सी कोई जो है उपन्यास हम पढ़े। ठीक है, तो ये कहते हैं कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य क्या है, उपन्यास कहलाता है। मतलब जो है युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर हम स्वाभाविक जीवन की एक ऐसी हम पूर्ण झांकी प्रस्तुत करें, ठीक है, जो ज्यादा लंबी ना हो या फिर सहज शैली में, इसी को हम जो है उपन्यास कहते हैं। यहाँ से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक जो कथा है वो क्या है, उपन्यास है। ठीक है, और भी यहाँ से लिखा हुआ कि आधुनिक युग में उपन्यास एक सर्वाधिक जो है प्रचलित विधा है, या जो है आधुनिक युग का महाकाव्य बन गया है, जिसमें जीवन की संपूर्ण झांकी सरस रूप में जो है प्रस्तुत की जाती है। देखो, उपन्यास जो है लंबी कहानी होती है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण उसके जीवन की घटनाओं को जो है वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास। तो कहानी का उद्भव विकास जब पूछेगा तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो साहित्य की सभी विधाओं में, मतलब साहित्य की सभी विधाओं में तो बहुत सारी साहित्य की विधाएं हैं, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है। तो साहित्य की सभी विधाओं में कहानी क्या है, सबसे प्राचीनतम है, मतलब सबसे पुरानी है। तो यह जो है साहित्य की एक ऐसी जो विधा है जिनका जो प्रारंभ, मतलब जो है ये जो साहित्य की विधा है कहानी, जिसका जो प्रारंभ जो है मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास के साथ ही माना जाता है। मतलब जो है कहानी की शुरुआत कब से हुई, तो कहानी की शुरुआत जो है मानव की सभ्यता के प्रारंभिक जो है विकास के साथ मानी जाती है। मतलब जो है जैसे मानव में जो है सभ्यता का विकास हुआ और जो भी जो है मनुष्य अपने जो भी व्यक्त किया, उसी दिन से जो है कहानी की शुरुआत हो गई। तो ऐसे वही चीज लिखी हुई है, कहानी जो कि कथन से संबंधित है, अतः मानव ने जब भी कुछ कहना प्रारंभ किया होगा तभी से कहानी क्या हो गई, उसकी शुरुआत जो हो गई। ठीक है, बहुत सारे विद्वान हैं इसके कहानी की परिभाषा को अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, तो इसको भी यहाँ से हम समझेंगे। तो कहानी जो कि कथन से संबंधित है, इसमें कहने का भाव है, अतः जो है जो भी कहा जाए, मतलब अतः जो भी कहा जाए वो क्या है, सब कहानी है, चाहे अपने जीवन के बारे में हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में हो, तो ये सब क्या है, कहानी है। तो कहानी जो है निजी जीवन या किसी दूसरे जीवन की घटनाओं को
रोचक बनाकर, प्रभावी बनाकर, कौतूहलपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करने की कला को हम कहानी कहा जा सकता है। मतलब जो है अपने जीवन के बारे में कहानी हो सकती है, दूसरे जीवन के बारे में कहानी हो सकती है, जिसको मैं एक रोचक बनाकर, एक प्रभावी बनाकर, कौतूहलपूर्ण शैली में जब हम इसको प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसी को कहानी कहा जाता है। यहाँ से पाश्चात्य विद्वान है जो कि S.G. बेट्स जी, ये कहते हैं कि कहानी जो है समस्त विधाओं में से सबसे लचीली है। वह जो है आकाश में अनंत विस्तार के नीचे किसी भी बात से संबंधित हो सकती है। कहानी देखो, आकाश के नीचे हम पृथ्वी से लेकर किसी भी जो है चीज से संबंधित हो सकती है। किसी जो है जानवर की कहानी हो सकती है, ठीक है, किसी जो है घोड़े की कहानी हो सकती है, किसी जो है प्रेमी प्रेमिका की कहानी हो सकती है, ठीक है। तो कहानी जो है ये जो है एक घोड़े की मृत्यु से लेकर युवती के किसी लड़की की जो है प्रेम प्रसंग से लेकर के, किसी बिजनेस से लेकर के, कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र से कहानी संबंधित हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ से कविवर रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि जीवन का प्रतिक्षण एक सारगर्भित कहानी है। ये कहते हैं कि जीवन का जो भी क्षण है, जो भी एक एक समय बीतता है, वो सब क्या है, उस सब का सब कहानी ही है। अतः कह सकते हैं कि कहानी एक छोटी सी गद्य रचना है जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण संवेदना, प्रधान क्षणों की या जीवन के खंड चित्र को रोचक, आकर्षण, प्रभावशाली पद्धति से जो प्रस्तुत कर किसी शाश्वत या मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन किया जाता है, इसी को हम कहानी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहानी की और भी परिभाषाएं हैं, जैसे कि आगे महोदय लिखते हैं, कहानी जो है जीवन की पृष्ठ छाया है और जीवन जो है स्वयं क्या है, एक अधूरी कहानी है। फिर यहाँ से प्रेमचंद जी भी लिखते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक क्षेत्र या किसी एक जो है मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका जो है कला विन्यास, सब उसी एक भाव को प्रदर्शित और जो है पुष्टि करते हैं। कहानी ऐसा जो है रमणीक जो उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति की फूल जो है सजे हुए हो। मतलब जो है कहानी कोई जो है गार्डन की तरह नहीं है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल होते हों, बल्कि कहानी तो भैया एक गमले की तरह है जिसमें एक ही फूल का जो कह सकते हो उसका महत्व होता है, उसका जो है सौंदर्य या फिर उसके बारे में जो है वर्णन किया जाता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कहानी जो है एक व्यक्ति के जीवन के बारे में जो है सही से ढंग से प्रस्तुत करती है, ना कि सभी व्यक्तियों के जीवन के बारे में, क्योंकि एक कहानी एक व्यक्ति के बारे में होती है, संपूर्ण व्यक्तियों के बारे में नहीं होती है। अब यहाँ से तीसरी कसम जो कि कहानी है आपके पाठ्यक्रम से, ठीक है, फरेसर रेवड़ू जी की, जो कि मारे गए गुलफाम की समीक्षा करने को एग्जाम में बनता है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो यह जो है फरेसर रेवड़ू की एक मार्मिक कहानी है जो ग्रामीण जीवन, प्रेम, त्याग और सामाजिक बंधनों के बीच जो एक बैलगाड़ी जो कि चालक है हीरामन और एक नौटंकी करने वाली एक है हीराबाई, इसके बीच जो है प्रेम प्रसंग को जो है इसमें दिखाया गया है। देखो तीसरी कसम जो है सबसे अच्छा जो है इस स्टोरी को समझना है तो इसकी मूवी जो है आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है, तीसरी कसम, ठीक है, तो उसको देख लोगे, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। एक उसमें सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा है, मैंने देखा है, ठीक है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को थोड़ा सा हम अपने शब्दों में ही आपको बताएंगे, उससे पहले यहाँ से जो लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए। तो ये कहानी क्या है, इसमें जो है जो कि हीरामन जो कि एक बैलगाड़ी चालक है और इसमें जो है नौटंकी करने वाले एक हीराबाई है, इसके बीच में जो है प्रेम प्रसंग को इसमें दिखाया गया है, जहाँ हीरामन अपनी जो है इन्होंने जो है दो कसमें खाई थी। एक जो है तस्करी का सामान ये जो है नहीं अपने जो है जो कि बैलगाड़ी पे ला देंगे, ठीक है, और बांस की लादनी यानी बांस नहीं ढोएंगे, क्योंकि इनके साथ दो घटनाएं हो गई थी। एक बार क्या हुआ इनके साथ, ये जो हीरामन है, एक बार जो है एक सेठ थे, उनका जो है जो कि ब्लैकमेलिंग का सामान था, तस्करी वाला सामान था, तो इनको ज़्यादा रुपए के चक्कर में जो है लाद लेते हैं, इनको पता भी नहीं होता है। रात का समय था, ये जा रहे होते हैं, फिर जो है रास्ते में जो है इनको पुलिस वाले मिल जाते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, तो ये वहाँ से जो है अपनी जो है बैलगाड़ी छोड़कर अपने बैलों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं किसी तरह अपनी जान बचाकर। तो वहाँ पर पहली ये कसम खाते हैं कि हम कभी भी कोई भी जो है इस जो कह सकते हैं स्मगलिंग का जो माल है, इस तरह का हम क्रिमिनल वाले कार्य हम नहीं करेंगे। तो पहली कसम वहाँ पर खाते हैं कि तस्करी का सामान हम आज से नहीं लाएंगे। फिर एक बार जो है क्या इन्होंने जो है बांस लाद लिया था, फिर जो है रास्ते में इनकी जो है गाड़ी जो है जो कि गड्ढे में जो कि धंस गई थी, तो वहाँ पर इनको एक बार मार पड़ती है, वहाँ पर रास्ता पूरा जाम हो गया था। तो वहाँ पर भी दूसरी कसम खाते हैं कि आज के बाद हम कोई भी बांस की लादनी नहीं ढोएंगे।
उसके बाद इनकी तीसरी कसम तब होती है जब एक बार जो है हीरा बाई जो कि ये नौटंकी करने वाली होती, जो कि एक लड़की है, नौटंकी करती है मेले में जाकर। तो एक बार जो है इनकी जो है गाड़ी में जो है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है। तो रास्ते में जो है हीरामन से हीराबाई के जो है प्रेम प्रसंग कहानी बढ़ जाती है। ठीक है, उसी कहानी को इसमें दर्शाया गया। थोड़ा सा हम यहाँ से समरी को समझेंगे कहानी को। इसमें जो मुख्य पात्र है हीरामन जो कि बैलगाड़ी चालक है, और हीराबाई क्या है, एक नौटंकी करने वाली है। इसमें कस्में की हम बात करें तो हीरामन ने जो है अपनी 2 कस्में खाई थी, तस्करी और जो है बांस लादने से संबंधित खाई थी। लेकिन हीराबाई के प्रति प्रेम के कारण वह जो है तीसरी कसम भी खाता है कि वह जो है किसी भी नाचने वाली हीराबाई को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। क्योंकि हीरा मन जो है जब हीराबाई को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उसको मेला ले जाता है, तो रास्ते में उसको काफ़ी जो है उससे लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से और भी समझिएगा, प्रेम और जो है विरह। तो हीरा मन और हीराबाई के बीच का प्रेम सरल और जो है पवित्र है। हीराबाई के जाने के बाद हीरामन का जो दिल है टूट जाता है, और वह जो है मारे गए गुलफाम का गीत जो है गुनगुनाता है, जो उसे जो है प्रेम के बलिदान और जीवन के अर्थ को जो है दर्शाता है। तभी जो है जब जो हीराबाई है जब चली जाती है हीरामन को छोड़कर, तब जो है जो हीरामन होता है ये जो है फिर तीसरी कसम खाता है। ये कहता है कि आज के बाद हम किसी भी नचनिया को, मतलब जो है नाचने वाली को, अपनी हम बैलगाड़ी में नहीं बैठाएंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी। अब यहाँ से चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। भोला राम का जीव जो कि एक व्यंग है, कहानी आपको समझाना है। और जूठन आत्मकथा, जूठन आत्मकथा को सबसे पहले समझिएगा। तो जूठन आत्मकथा जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित है, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ये एक आत्मकथा है जो भारत के दलितों के जीवन के संघर्षों, उसके साथ भेदभाव, गरीबों को जो है दर्शाती। देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक खुद ही एक दलित व्यक्ति हैं, इनके जीवन में इन्होंने जो सामना किया है अपने जीवन का, जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि ये भी एक दलित थे, तो इन्होंने जो है दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा था उस समय, तो उसको उजागर करने का प्रयास जो कि इनकी जो जूठन आत्मकथा है उसमें करने का प्रयास इन्होंने किया है। 1997 में प्रकाशित यह पुस्तक केवल लेखक के निजी अनुभव को ही नहीं बल्कि पूरे दलित समुदाय था, इसके कठोर यथार्थ को जो है प्रस्तुत करती है। इससे जो है दलित साहित्य के महत्वपूर्ण और अग्रणी जो है कृति जो है माना जाता है। इसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो लेखक और जो है विषय दिया जाए ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जिन्होंने जो है अछूत के रूप में अपने बचपन और संघर्षों का जो इसमें जो है वर्णन किया है। कठिनाई और जो संघर्ष की हम बात करें तो पुस्तक में दलित के द्वारा झेले गए जो अपमान है, जो तिरस्कार है, शारीरिक और जो मानसिक यातनाएं हैं, उसका जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि मतलब लेखक ने मार्मिक जो है चित्रण किया है, वर्णन किया है। लेखक ने अपनी जो है मेहनत और पसीने की कीमत सिर्फ जूठन के रूप में मिलने का जो है जिक्र इसमें किया है। उसके बाद सामाजिक और जो है दार्शनिक दृष्टिकोण, तो यह आत्मकथा जो है भारतीय जाति व्यवस्था और सावर्ग मानसिकता और सामाजिक असमानता पर जो है सवाल उठाती है। फिर है महत्व और जो है प्रभाव, तो जूठन को जो है दलित साहित्य के एक जो है मील का पत्थर जो है माना जाता है इनकी इस जो है कृत को। इससे जो है अंग्रेजी अनुवाद भी इसका जो है किया गया है, और जो है कई विवादों में भी जो है रही है। और फिल्म आर्टिकल जो कि 15 के अभिनेता जो कि आयुष्मान खुराना जी थे, इससे जो है प्रेरणा लेने की बात भी जो है स्वीकार की थी। अब यहाँ से गिल्लू जो कि रेखा चित्र है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया, तो गिल्लू की कहानी क्या है इसको हम समझेंगे। फिर है मेरी तिब्बत यात्रा, यह जो है यात्रा वृत्तांत है। तो सबसे पहले यात्रा वृत्तांत क्या है इसको हम समझाएंगे, फिर हम मेरी तिब्बत यात्रा जो है राहुल संकीर्त्यान के द्वारा इसको हम समझेंगे। फिर है हिंदी आलोचना के विषय में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनका क्या योगदान रहा है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले महादेवी वर्मा की जो कहानी है गिल्लू, ठीक है, गिल्लू क्या है, एक गिलहरी का बच्चा है। ठीक है, गिल्लू एक गिलहरी और जो है लेखिका का बीच गहरे भावात्मक रिश्ते का जो है वर्णन इसमें जो है करती है। कहानी में महादेवी वर्मा जो है कौवे के द्वारा घायल की गई एक जो है छोटी गिलहरी को बचाती है। मतलब जो एक बार क्या है, महादेवी वर्मा अपने आंगन में बैठी थी, तभी इन्होंने देखा कि कुछ कौवे जो है किसी को जो है चोंच से मार रहे थे। तो वहाँ पर जाकर जब महादेवी वर्मा ने देखा तो गिलहरी का बच्चा था, उसको भी जो कि घायल हो गया था बच्चा, तो उसको जो है उठाती हैं, फिर उसका जो है इलाज करती हैं, फिर जो है गिलहरी के बच्चा जो है जो ठीक हो जाता है, इलाज करती, फिर उसका जो है नाम जो है गिल्लू जो है नाम रख देती हैं। यह जो है रेखा चित्र गिल्लू के मासूम और जो है चंचल स्वभाव को दर्शाता है, जो अंततः जो है लेखक की मृत्यु का गवाह जो है बनता है।
तब वह जो है बहुत कम उम्र में जो है मर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी स्टोरी को थोड़ा सा हम समझेंगे। और भी कहानी का सारांश क्या है, तो गिल्लू का बचाव। तो लेखिका को जो है गमले के पास एक जो कि घायल गिलहरी का बच्चा मिलता है, जिसे दो कौवे जो है चोंच मार रहे होते हैं। लेखिका उसे जो है उठाकर कमरे में ले जाती है, फिर इलाज और जो है देखभाल करती है। वह जो है उसके घाव को साफ करती है, दवा लगाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद उसके मुंह में जो है पानी का एक बूंद जो है डाल पाती। धीरे धीरे जो है गिलहरी ठीक हो जाती है। उसका नाम फिर जो है गिल्लू महादेवी वर्मा जो है रख देती है। उसके बाद गिल्लू का व्यवहार। तो गिल्लू जो है एक दलिया में जो है रहता है, लेखिका के जो है कमरे में घूमता रहता है। वह जो है लेखिका का ध्यान जो है खींचने के लिए कभी पर्दे पर चढ़ता है, कभी उतरता है, और उनके जो है सिरहाने बैठकर उनके बालों को जो है सहलाता है, ताकि जो है महादेवी वर्मा जो उनको देखें। ठीक है, लेखिका उसे जो है एक लिफाफे में रखती थी, जो उसका झूला जो बन गया था। काजू जो है उसका पसंदीदा जो भोजन था। महादेवी वर्मा उसको जो है काजू खिलाती थी। उसकी मृत्यु। तो गिलहरी का जीवन काल जो कि करीब 2 ही साल का होता है, और गिल्लू भी जो है इस अवधि को पार नहीं कर पाता है। वह जो है बहुत कमजोर हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता। अंततः जो है इसकी मृत्यु से पहले लेखिका के पास आकर जो है उसकी उंगली को पकड़ती है, जिसे उसने जो है बचपन में जो है पकड़ा था। उसके बाद है समाधि। तो गिल्लू के जो है मृत्यु के बाद शरीर को जो है सोन जूही की लता के नीचे दफना दिया जाता है। लेखिका को यह विश्वास था कि गिलहरी का लघु शरीर बसंत के दिनों में जूही के फूलों में खिल जाएगा, जो उसे जो है संतोष देगी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से यात्रा वृत्तांत क्या है, इसको समझ लीजिए। यात्रा वृत्तांत जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि वह जो है साहित्यिक गद्य विधा है, जिसमें जो है लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थान, लोग, अनुभव का यथार्थ और कलात्मक वर्णन करता। मतलब जो है कोई लेखक जब कोई यात्रा करता है तो इस समय उसने क्या अनुभव किया, उसको जब लिखता है, उसी को हम यात्रा वृत्तांत के जो अनुभव होते हैं उसी को यात्रा वृत्तांत हम कहते हैं। इसका उद्देश्य जो है पाठकों को मनोरंजन जो है प्रदान करना, उन्हें यात्रा के आनंद, ज्ञान से जो है परिचित कराना होता है। इसमें जो है यात्रा के दौरान लेखक के विचारों, उसकी भावनाओं, अनुभव को जो इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद है मेरी तिब्बत यात्रा। ये जो है 1937 में लिखी गई, जो कि राहुल संकीर्त्यान के द्वारा एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, जिसमें जो है उन्होंने तिब्बत की यात्रा, कई जो है यात्राओं का वर्णन इसमें जो है किया है। विशेषकर बौद्ध धर्म की प्राचीन जो पनडुब्बियाँ थी उसकी खोजने के उद्देश्य से जो है इसकी यात्रा इन्होंने किया था। इस जो है पुस्तक में उन्होंने तिब्बत के समाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य था, कठोर वहाँ की जो जलवायु था, उसका जीवंत चित्रण जो इन्होंने किया था राहुल संकीर्त्यान ने। उन्होंने जो है प्राचीन मंदिरों का दौरा किया और महत्वपूर्ण जो पनडुब्बियाँ थी और जो कलाकृतियाँ थी उसको एकत्र किया, और कई जो है बाधाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हुए अपनी इनकी जो ज्ञान की लालसा थी, जो कि वहाँ का यात्रा करने की, उसकी जो प्यास बुझाई इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से आलोचना क्या है, आलोचना का अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उद्भव विकास एग्जाम में बनता है। तो आलोचना क्या है, इसको समझ लीजिए। आलोचना जो है किसी व्यक्ति, किसी कृत्य मतलब पुस्तक या विचार या व्यक्ति के गुण दोषों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। मतलब आप इससे कह सकते हो कि किसी जो है कृति, कोई, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई जब मूवी भैया उसके जब ट्रेलर रिलीज होता है, कोई जब देखने जाता, पहले जब रिलीज होती है तो बहुत सारे रिव्यू वाले होते हैं जो कि कह सकते हो उसके बारे में बताते हैं, उसका रिव्यू करते हैं कि मूवी कैसी है, अच्छी है कि अच्छी नहीं है। तो ठीक भैया, आलोचना भी वही चीज़ है। आलोचना क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में या फिर कोई पुस्तक के बारे में लेखक जो बताता है उसके गुण दोष के बारे में, कैसी भैया पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है कि नहीं अच्छी पुस्तक है, उसके गुण दोषों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। इसी को हम आलोचना कहते हैं। आलोचना का उद्देश्य जो है केवल जो है कमियां निकालना नहीं है, बल्कि उसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को उजागर करना है। ठीक है, निगेटिव जो है पॉजिटिव दोनों पक्षों को दिखाना है, ताकि उसका सही से मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, तो वो आलोचना का क्या अर्थ है, आलोचना जो है जो कि शब्द लुच धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है देखना। इसका मूल भाव जो है किसी वस्तु को भली भांति देखकर उसके गुण और दोषों का जो है विवेचन करना। आलोचना में जो पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत जो है द्वेष की बजाय तार्किक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी परिभाषा को बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, जो कि मैरियम वेबस्टर ने कहा है कि किसी चीज के गुण और दोषों के बारे में निर्णय करना वही आलोचना है। अगली यहाँ से साहित्यिक परिभाषा है, किसी साहित्यिक कृति के गुण दोष का उद्घाटन करना, उसके बारे में बताना,
ताकि पाठक की जो रुचि है वो जो है परिष्कर हो सके और वह जो है समझ सके कि कहानी में भैया क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी को हम आलोचना कहते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना के विकास में कई तरह के जो है योगदान दिए हैं, जिसमें से वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया और हिंदी जो है साहित्य इतिहास को व्यवस्थित किया और मौलिक सिद्धांतों की स्थापना भी जो है इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ध्रुव स्वामी का चरित्र चित्रण कीजिए और भोला राम का जीव, इस व्यंग्य की आपको समीक्षा करना है। तो ध्रुव स्वामी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक नाटक है, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। यह नाटक जो है आधुनिक नारी की समस्याओं, शोषण, अधिकारों पर केंद्रित है, जो एक जो है कायर और जो है अयोग्य शासक रामगुप्त से विवाह के बाद चंद्रगुप्त के प्रेम में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। नाटक में पुरुष प्रधान समाज की रूढ़ियों को तोड़कर स्त्री मुक्ति, अस्मिता की बात जो है इसमें की गई है। अब इसका सारांश समझ लीजिए। तो पहला सारांश में पृष्ठभूमि समझिए। यह नाटक जो है गुप्त काल की घटनाओं पर आधारित है। गुप्त सम्राट जो कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके श्रेष्ठ पुत्र जो कि रामगुप्त ने जो एक षड्यंत्र के तहत सिंहासन जो है हासिल किया और चंद्रगुप्त की मंगेतर ध्रुव स्वामी से बलपूर्वक जो है विवाह कर लिया। उसके बाद इसके पात्रों की हम बात करें तो ध्रुव स्वामी जो कि नाटक की नायिका है, जो अपने स्वाभाविक और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है। रामगुप्त कौन है? एक जो है कायर और जो है विलासी अयोग्य जो है शासक है। चंद्रगुप्त कौन है? ध्रुव स्वामी का प्रेमी है और जो है रामगुप्त का ये क्या है? छोटा ये भाई है। ठीक है, क्योंकि रामगुप्त के साथ जो है ध्रुव स्वामी के साथ जो है शादी होती है, लेकिन जो है ये जो चंद्रगुप्त है ये क्या है? ध्रुव स्वामी का प्रेमी है। अन्य हम पात्रों की बात के इसमें जो है मंदाकिनी भी है, कोमा भी है, शिखर स्वामी भी है, सकराज भी है, मिहिर देव भी है, पुरोहित है, ये सब इसके पात्र है। अब यहाँ से इस कहानी को समझिएगा थोड़ा सा। सकराज के आक्रमण के बाद रामगुप्त जो है अपनी पत्नी ध्रुव स्वामी को सकराज को सौंपने के लिए जो है शर्त मान लेते हैं। एक बार क्या हुआ, सकराज ने जो है आक्रमण कर दिया रामगुप्त के सेना के ऊपर, इनको जो है बंदी बना लिया। तो इन्होंने जो है अपनी को है पत्नी को जो है सकराज के पास भेजने की जो है शर्त मान लेते हैं। ठीक है, और ध्रुव स्वामी इसका जो है विरोध करती है। ध्रुव स्वामी जो कि रामगुप्त की पत्नी है, इनका जो विरोध करती है, न जाने की आत्महत्या करने के जो है प्रयास भी करती है ध्रुव स्वामी, लेकिन चंद्रगुप्त जो है उसे बचाता है। अब चंद्रगुप्त कौन है? ये जो है चंद्रगुप्त है रामगुप्त का एक छोटा भाई है, जो कि ये ध्रुव स्वामी का क्या है? उसका कह सकते हो प्रेमी है। ठीक है, चंद्रगुप्त स्त्री वेश में सकराज के पास जो है जाता है। फिर जो है इनका प्रेमी है ध्रुव स्वामी का चंद्रगुप्त, ये जो है स्त्री वेश में फिर जाता है सकराज के पास, उसको मारता है और जो है ध्रुव स्वामी को जो है मुक्त कराता है। और अंत में जो है ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त की पत्नी जो है बनती है, जबकि रामगुप्त को उसके ही एक सैनिक के द्वारा जो है मार दिया जाता है। तो ये थी कहानी। अब यहाँ से भोला राम का जीव जो कि एक कहानी है, इसका भावार्थ लिखिएगा। भोला राम का जीव ये जो है सरकारी व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, आम आदमी की लाचारी पर एक व्यंग है, जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है भोला राम की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जो है पेंशन के कामकाज में फंसकर रह जाती है, जो सरकारी दफ्तरों में होने वाली देरी, लाल फीताशाही और रिश्वतखोरी को दर्शाती है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि कैसे भ्रष्टाचार आम आदमी के जीवन को उसकी मृत्यु के बाद भी बर्बाद करती है, इसमें दिखाया गया। अब कहानी क्या है इसको समझ लीजिए सारांश की। तो यमलोक की समस्या। एक बार क्या हुआ, कहानी में दिखाया गया कि जो है भोला राम, जब भोला राम की मृत्यु होती है तो उसका जो जीव है यमलोक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो जो है इससे पहले, मरने से पहले जो कि सरकारी दफ्तर में जो है रोज उसका आना जाना रहता था, उसकी पेंशन नहीं आई हुई थी। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो भैया उसकी आत्मा यमलोक जब नहीं पहुंची तो वहाँ के जो धर्मराज और जो चित्रगुप्त थे उसको देखकर जो है आश्चर्य इनको हुआ, क्योंकि भोला राम को जो है मरे हुए 5 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी आत्मा अभी तक जो है यमलोक नहीं पहुंची थी। फिर इन्होंने क्या किया, जो है नारद की जांच की, मतलब जो है समस्या का समाधान खोजने के लिए नारद जो है धरती पर इन्होंने जो है भेजे। वे जो भोला राम के घर जाते हैं और पता लगाते हैं कि भोला राम की मृत्यु बीमारी से नहीं बल्कि गरीबी से हुई है, क्योंकि उसे जो है रिटायरमेंट के 5 साल
बाद भी पेंशन जो है नहीं मिली थी। उनकी मृत्यु भोलाराम की बीमारी से नहीं हुई थी बल्कि गरीबी से हुई थी, क्योंकि उनकी पेंशन जो है नहीं मिली थी, इससे उनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी आत्मा जो है पेंशन में ही फंस गई थी। उसके बाद सरकारी दफ्तर का जो है भ्रष्टाचार, नारद जो है पेंशन दफ्तर जाते हैं, जहां उन्हें जो है एक बाबू से दूसरे बाबू पर जो है ढकेला जाता है। अंततः एक बड़े बाबू से मिलकर पता चलता है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता है। नारद अपनी जो है वीणा रिश्वत के तौर पर देते हैं, जिसके बाद जो है बाबू पेंशन की फाइल खोलते हैं। फिर है जीव का जो है प्रकट होना। फाइल खोलते ही उसमें से भोला राम की जीव की आवाज़ आती है, जो कि दरख्वास्तों में ही फंसा होता है। वह कहता है कि वह अपनी पेंशन की दरख्वास्तों से ही जो है चिपका हुआ है। तो यह जो है व्यंग्य जो है इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी दफ्तर में फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है, जो लाल फीताशाही है, उस पर करारा जो है व्यंग्य किया है, उसको उजागर किया है भ्रष्टाचार को, जो आम आदमी के जीवन को बहुत ही दयनीय कष्टमय जो है बनाती है। तो इतनी ही हमारी क्लास थी। ये जो है आपको देख के जाना है, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है उसको भी भैया देख के जाना है। 2 पेपर आप देख लो, पूरा पेपर सोल्व होगा, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से अपना कोर्स कर रहे हो। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।